नमस्कार। विवेकानंद शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे माइनर टेस्ट फर्स्ट के सॉल्यूशन की। माइनर टेस्ट फर्स्ट के सॉल्यूशन की। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में उसमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए थे उनकी चर्चा करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट हुई होगी वो इस वीडियो के माध्यम से आपकी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से सर्वाधिक जीवन काल किसका है। सर्वाधिक जीवन काल है उसमें ऑप्शन है, पहला है बरगद का पेड़, दूसरा है हाथी, तीसरा है कछुआ और जो चौथा ऑप्शन है वो है तोता। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन है सर्वाधिक जीवन काल या किसका जीवन काल सबसे लंबा है। तो किसका जीवन काल सबसे लंबा है? हमें पता है जो बरगद का पेड़ है इसका जीवन काल होता है 300 वर्ष और जो हाथी है इसका लगभग 70 ईयर होता है। कछुए का जीवन काल है वो 100 से 150 ईयर होता है। 100 से 150 ईयर होता है और तोते का जीवन काल है वो कितना होता है 140 ईयर होता है। तो सर्वाधिक जीवन काल किसका है? बरगद के पेड़ का। तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है कौन से पौधे में कायिक प्रजनन अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा होता है। कौन से पौधे में कायिक जनन अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा होता है। अपस्थानिक कलिकाओं की, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा है प्रजनन अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा होता है। इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अदरक, ब्रायोफिलम, आलू। पहला ऑप्शन है अदरक, दूसरा है ब्रायोफिलम, तीसरा है आलू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन से पौधे में कायिक प्रजनन अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा होता है। अदरक अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा होता है। क्वेश्चन बोल रहा है अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा। हमें पता है अदरक में अपस्थानिक जड़ द्वारा होता है, ब्रायोफिलम में अपस्थानिक कलिका द्वारा होता है। तो इसका आंसर जाएगा सेकंड, अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा। अपस्थानिक जड़ है, अपस्थानिक कलिकाएं हैं। अपस्थानिक का मतलब है अपने स्थान से दूर की ओर। तो इसमें अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा किसमें होता है? ब्रायोफिलम में होता है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है किस विकल्प के दोनों पौधे। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस विकल्प के दोनों पौधों में समान अंगों से नए पौधे बनते हैं। समान अंगों से नए पौधों का निर्माण होता है। इसमें वही चार ऑप्शन है। हर क्वेश्चन में चार ऑप्शन है। पहला है डहेलिया और अदरक, दूसरा है आलू और शकरकंद,
तीसरा है डहेलिया और गुलाब। चौथा है आलू और गन्ना। चार ऑप्शन है, इनमें पूछ रहा है कौन से विकल्प में दोनों पौधों में समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं। समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं। आप जानते होंगे डहेलिया है, डहेलिया की जड़ों से नए पौधों का निर्माण होता है। अदरक है, अदरक के तने से होता है। आलू है, आलू के तने से नए पौधे का निर्माण होता है। शकरकंद है, शकरकंद की जड़ से होता है। डहेलिया की जड़ से होता है। गुलाब के तने से होता है। आलू, आलू के तने से होता है। गन्ने के तने से होता है। जड़ तना है, तना जड़ है, जड़ तना है, तना तना है। तो कौन से विकल्प में समान अंगों से हो रहा है नए पौधे का निर्माण? विकल्प 4 में हो रहा है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर जाएगा क्या? चौथा, आलू और गन्ना। अगला क्वेश्चन है क्लोन आपस में समान होते हैं। क्लोन आपस में समान होते हैं। जो अलैंगिक जनन के दौरान जो संतति बनती है उन्हें क्लोन कहते हैं। क्लोन आपस में समान होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है आकारिकीय, दूसरा है आनुवांशिक, उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्लोन आपस में समान होते हैं। आपने देखा होगा कि अलैंगिक जनन के दौरान जो संतति निर्माण होती है, अर्थात जो संतति बनती है ना, वो संतति आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से क्या होती है? समान होती है। तो हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन के दौरान जो संतति बनती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो क्लोन आकारिकी व आनुवांशिक रूप से क्या होंगे? समान होंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त दोनों, अर्थात आकारिकी और आनुवांशिक रूप से समान होंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 की बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। अमीबा के द्विखंडन में निम्न में से कौन से भाग का अंगक प्रतिलिपिकरण होता है? क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है? अमीबा है। अमीबा के द्विखंडन में कौन से भाग का प्रतिलिपिकरण होता है? तो कौन से भाग का प्रतिलिपिकरण होगा रे? हम जानते हैं कि ये क्या है? माना अमीबा है, ये इसका क्या है? केंद्रक है। तो ये अमीबा में इस प्रकार की संरचना बनती जाती है। ये केंद्रक इस प्रकार से टूटता जाता है, लास्ट में इस प्रकार से ये हो जाता है। तो कौन सी भाग का प्रतिलिपिकरण हुआ? यहाँ केंद्र एक था, यहाँ केंद्र अलग अलग दो हो गए। तो कौन सी भाग का प्रतिलिपिकरण होगा? केंद्रक का। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? केंद्रक। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है वो जाएगा केंद्रक। इसमें पहला ऑप्शन है वो है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली मतलब कोशिका झिल्ली है। दूसरा है केंद्रक, तीसरा है रिक्तिका जो पादप कोशिका में पाई जाती है मेनली। चौथा है कोई नहीं। तो
प्रतिलिपिकरण किसका हो रहा है? केंद्रक का। तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा चला जाएगा? केंद्रक वाला। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन किनमें होता है? अलैंगिक जनन किन किन में होता है? तो अलैंगिक जनन मेनली उनमें होता है जिनका जो आकारिकीय संगठन है, जो शरीर निर्माण है, उसका जो संगठन है शरीर का, वो कैसा हो? सरल हो, जटिल न हो। तो इनमें जो ऑप्शन दिए हुए थे वो अलैंगिक जनन किनमें होता है, वही 4 ऑप्शन है। पहला है मोनेरा, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा, दूसरा है प्लांटी, एनिमिलिया, चौथा है उपरोक्त सभी। तो अलैंगिक जनन किन में होगा? मोनेरा में भी होगा, प्लांटी में भी होगा, एनिमिलिया जगत के सदस्यों में भी होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। अर्थात आंसर नंबर 4 चला जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, बस क्वेश्चन को समझने की एक प्रॉब्लम थी जिसे आप समझ नहीं पाए और आपके क्वेश्चन है वो गलत हो गई। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एक क्वेश्चन की 1 मिनट इसीलिए मिल रही है ताकि हर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो और करो। अगला जो 7वां क्वेश्चन है वो है जेम्यूल्स द्वारा जनन किनमें होता है? जेम्यूल द्वारा जनन किनमें होता है? इसमें पहला है क्लेमाइडो मोनास, हाइड्रा, स्पंज, आलू। जेम्यूल्स द्वारा हम जानते हैं क्लेमाइडोमोनास में किनके द्वारा होता है? चल बीजाणु के द्वारा होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? कलिका के द्वारा होता है। स्पंज में जेम्यूल, आलू में आलू की आंख होती है। तो इसका आंसर चला जाएगा कै नहीं, जेम्यूल द्वारा पूछ रहा है तो जेम्यूल द्वारा किसमें है? ख में। ग में, स्पंज में होता है। किसके द्वारा? जेम्यूल के द्वारा होता है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 8 बायोलॉजी पार्ट का जो 8 क्वेश्चन है वो है अलैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति होती है। द्वारा निर्मित संतति। पहला ऑप्शन है समान, इसका दूसरा ऑप्शन है असमान, तीसरा ऑप्शन है समान या असमान, अर्थात क व ख, और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो अलैंगिक जनन द्वारा जो भी संतति बनेगी ना, जो भी संतति बनेगी, अर्थात जो भी संतति होगी, मतलब जो भी पुत्री कोशिका होगी वो अपनी जो मातृ कोशिका है उसके एकदम समान होगी। क्लोन बनते हैं तो क्लोन आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? चला जाएगा। 9वां क्वेश्चन है जीव में जनन क्यों आवश्यक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से लोगों का गलत हुआ है। जीवन में जनन क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन
उन्हीं का सही हुआ है जिन्होंने इस क्वेश्चन की हिंदी को अच्छे से पढ़ा है। जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए, जनसंख्या वृद्धि। तीसरा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को। चौथा है तो जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? जीव जनन क्यों करते हैं? अरे जीव जनन इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो पीढ़ी है वो आगे से आगे क्या हो, चलती जाए। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जीवन में जनन इसलिए करता है ताकि उसकी जो संतति है वो आगे से आगे उसकी जो पीढ़ी है उसको कंटिन्यू रखे रहे। तो जीवों में जनन आवश्यक क्यों है? अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए। हाँ, बात सही है। जीव अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, इस प्रकार से अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए जनसंख्या बढ़ती। यदि यहाँ ऑप्शन में और कुछ होता तो हम इसके बारे में भी सोचते रहे, लेकिन तीसरा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व का मतलब है कि जैसे कोई जीव है, मान लो मैं ही हूं, मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जनन करूं तो मैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद का अस्तित्व है, मतलब मैं तो अमर हो गया। खुद का अस्तित्व तभी बचेगा जब व्यक्ति अमर हो जाएगा, तो जनन करने की आवश्यकता ही क्यों हुई? तो जनन अपने अमर के लिए नहीं किया जाता, अपने अस्तित्व के लिए नहीं किया जाता। यदि यहाँ इस प्रकार का ऑप्शन होता अपनी जाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, हाँ, तो वो सही होता। अपनी जाति का अस्तित्व बचाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं, लेकिन अपना खुद का अस्तित्व बचाने के लिए जीव जनन नहीं करते। तो इसका बेस्ट आंसर होगा, वो होगा अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है, अर्थात सत्य कौन सा है? तो सत्य कौन सा है? पहला, जीवों की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। दूसरा ऑप्शन है सभी जीव अमर होते हैं। सभी जीव अमर होते हैं। तीसरा ऑप्शन है एक कोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है। चौथा ऑप्शन है एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। निम्न में से कौन सा सत्य है? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है।
भाई जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर ही निर्भर करती। तो जो छोटे जीव हैं उनकी जो जीवन अवधि है वो तो बड़े जीवों से क्या होती, कम होती। जैसे हम हाथी और तोते को देखते हैं, हाथी की जीवन अवधि लगभग 70 ईयर है और जो तोता है उसकी 140 ईयर है। तो तोते का आकार छोटा होता है फिर भी उसकी जीवन अवधि क्या है, अधिक है। ये तो गलत है। दूसरा, सभी जीव अमर होते हैं ना, नहीं होते, केवल एक कोशिकीय जीव हैं वो ही अमर होते हैं। तीसरा है, एक कोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है, नहीं, अलैंगिक जनन होता है। चौथा है, एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ये ऑप्शन सही है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन निम्न में से किसमें पाया जाता है? निम्न में से किनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है? पहला ऑप्शन है एक कोशिकीय, दूसरा ऑप्शन है पादप, तीसरा ऑप्शन है सरल संगठन वाले जीव, चौथा है सभी। इनमें भी पाया जाता है, पादपों में भी पाया जाता है, सरल संगठन वाले जीवों में भी पाया जाता है। तो इसको आंसर क्या जाएगा, सभी। और जो बायोलॉजी सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोए और तोते का आकार समान है। कौवा और जो तोता है वो आकार में तो लगभग समान है, लेकिन फिर भी तोते का जीवन काल कौवे के जीवन काल से क्या होता है, 10 गुना अधिक होता है। यदि मैं जीवन काल की बात करूं तो जो तोता है उसका जीवन काल कौवे से लगभग 10 गुना होता है। तो क्यों, ऐसा क्यों? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, तोते का रंग क्या होता है, हरा। दूसरा है कि जो जीवन काल है वो आकार पर निर्भर नहीं करता। तीसरा है, तो जो कौवा है वो क्या होता है, मांसाहारी होता है। और चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जो जीवन काल है वो आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो बायोलॉजी सेशन था उसकी बात हो गई। अब हम चर्चा करते हैं इसका जो पार्ट फर्स्ट था फिजिक्स, उसकी हम चर्चा करते हैं। उसमें लगभग क्वेश्चन थ्योरी बेस पर है, एक तो क्या है न्यूमेरिकल वाले हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई आवेशित क्या है, चालक है, इसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, ये इस चालक के लंबवत प्रवेश करता है और लंबवत ही बाहर निकलता है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन 4 है, पहला है 0, दूसरा है सतह के लंबवत होती है, तीसरा सतह के स्पर्शीय होती है, चौथा सतह से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ना तो 0 होगी, ना 45 डिग्री का कोण बना रही, ना इसके स्पर्शीय हो रही है, क्या हो रही है 90 डिग्री पर प्रवेश अर्थात लंबवत। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, दूसरा चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चालक पदार्थ से बने असममित चालक पट्टिका की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ये कोई चालक पट्टिका है, ये आवेशित है, इस पट्टिका से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ रहा है। ये हमने ज्ञात किया है कि किसी
चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होती है, E बराबर है कौन वो एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कितने सत्य हैं। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा ऑप्शन है किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को ऐसा सतत वक्र माना जा सकता है जो कभी नहीं टूटती हो, रेखाएं कभी नहीं टूटती, ये भी सत्य है। तीसरा है दो क्षेत्र रेखाएं कदापि नहीं काटती क्योंकि काट देगी तो एक बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएगी जो कि संभव नहीं है, यथार्थ तीसरा भी सही है। चौथा है क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, तो ये बंद लूप नहीं बना रही है, खुला लूप ही बना रही है। यदि नीचे से न जाए तो ये खुला लूप ही है। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना वो बनाती है बंद लूप। तो चारों सही है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा रे, चौथा चला जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। हाई का मात्रक पूछ रहा है, फ्लक्स का मात्रक। फ्लक्स क्या होता है, E होता है। E क्या है, न्यूटन प्रति कूलम्ब इनटू A है। A क्या है, क्षेत्रफल है। A क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहां से इसकी जो क्या पूछ रहा है, मात्रक की पूछ रहा है, तो मात्रक क्या हो गया है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर तो हो गया, ये इसका आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन है वो है निम्न में से कितने सत्य हैं। पहला ऑप्शन है विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। हाँ सही है, पहला भी सही है। दूसरा माइनस क्यू तथा प्लस क्यू की अवस्थितियों के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का सेंटर कहा जाता है। हाँ, इनके जो दोनों आवेश हैं इनका जो मध्य बिंदु है ये द्विध्रुव का सेंटर कहलाता है। दूसरा भी सही है। तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, शून्य ही होता है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो टोटल आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया है। चौथा है द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र शून्य है, द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। हमने इनकी दो स्थितियां दी थी, एक अक्ष पर दूसरी निरक्ष पर। दोनों स्थितियों पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था, दोनों पर शून्य नहीं आया था, तो चौथा ऑप्शन गलत है। तो कुल उसके जो तीन ऑप्शन है वो तीन क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, यह चला जाएगा। छठा क्वेश्चन वो है क्यों आवेश के चार समान कण भुजाल लंबाई a के वर्ग के शीर्षों पर स्थित है। ये क्या है, कोई वर्ग है जिसकी भुजा a है, इसके चारों कोणों पर चार आवेश उपस्थित हैं। अब पूछ रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर कोई आवेश क्यों स्थित है, इस पर लगने वाला बल बताओ रे। मैं इस क्यू के कारण बल देखूंगा वो इधर जाएगा, इस क्यू के कारण देखूंगा वो इधर जाएगा, आपस में निरस्त हो गया है। इसके कारण देखूंगा वो इधर चला जाएगा, इसके कारण देखूंगा वो इधर चला जाएगा। तो F नेट कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ये क्वेश्चन हल करने वाला नहीं था, बस सोचना था कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्वेश्चन में करना क्या है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, शून्य चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है क्या समान आवेशों के बीच में आकर्षण हो सकता है। हाँ, समान आवेशों के बीच में आकर्षण हो सकता है, ऐसा संभव है। देखते हैं ये कब संभव होता है, जब कोई निकाय है उसके पास में, जैसे ये समान आवेश है, इसके पास आवेशों की मात्रा अधिक है, ये दूसरा निकाय है, इसके पास में आवेश बिल्कुल नहीं है, इस पर भी धन आवेश है, इस पर भी धन आवेश है, दोनों पर समान आवेश
लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। ये तब कर सकते हैं जब किसी एक दो निकायों में से किसी एक निकाय का आवेश का मान दूसरे की तुलना में बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ ये हो सकता है, ये ऐसे हो जाएगा, इसका जो टोटल ऋणावेश है ना वो इधर ही चल जाएगा और ये धनावेश वाला एक ही अधिक है ये इधर चला जाएगा। इस प्रकार से ये इसको आकर्षित कर लेगा। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है बिंदु आवेश 10 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम दे रखा है के कारण 3 सेंटीमीटर की दूरी पर E का मान ज्ञात करना है। E बराबर होता है KQ बटे R²। K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q का मान 10 इंटू 10 की पावर -6 बटे R²। R का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 को मीटर में चेंज कर लो रे, ये स्क्वायर कर दो, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो 9वां क्वेश्चन है वो है प्रोटॉन तथा अल्फा कण एक समान विद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था से छोड़े जाते हैं तो उनके जो त्वरण है उसकी तुलना करनी है। करते हैं रे हम। ये क्या है? प्रोटॉन है। ये क्या है? ये प्रोटॉन है। ये क्या है? अल्फा कण है। हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? QE। एक F बराबर क्या होता है? MA। तो QE बराबर क्या हो गया? MA। तो A बराबर क्या हो गया? QE बटे M हो गया। तो यहाँ से इसका A1 दे रखा है प्रोटॉन के लिए, तो A1 कितना हो जाएगा? A1 E दोनों का समान है, इसके लिए Q का मान 1 है इंटू E। मैं मान के बता रहा हूँ कि कितना है, ये 1 है। इसका द्रव्यमान भी कितना होता है? मैं M मान M प्रोटॉन मान लेता हूँ, इस पर आवेश Mp मान लेता हूँ। इसी प्रकार मैं A2 की चर्चा करूँ तो इस पर आवेश कितना है? इस पर आवेश 2E है इंटू E। इसका द्रव्यमान किसके 4 Mp के बराबर है। तो इनमें से जो ज्यादा है वो कौन सा है? A1 वाला मान है वो क्या है? A2 से ज्यादा है। भाई ये तो 1 ही हो गया, ये 1/2 हो गया, तो A1 का मान है वो A2 से क्या है? ज्यादा है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। 10वां क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं आपस में कितने कोण पर काटती है? आपस में कितने कोण पर काटती है? तो कितने कोण पर काटेगी? 0, अर्थात किसी कोण पर नहीं काटेगी, कोई भी कोण नहीं आएगा रे, अर्थात नहीं काटेगी। इसका आंसर हो गया कि इनमें से कोई नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन है एक घन जिसकी भुजा A है से रेखीय आवेश घनत्व की रस्सी गुजरती है तो घन से संबंधित अधिकतम फ्लक्स ज्ञात करो। ये भुजा A है, इसे ये रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा की कोई छड़ गुजरी है, अधिकतम होगा तो इसकी क्या होगी? विकर्ण होगी रे। तो यहां से इसका जो आवेश है वो आवेश का मान ज्ञात कर लो। इस भुजा की लंबाई कितनी है? इस भुजा की लंबाई कितनी होती है? ये A है, तो ये कितना हो गया? ये विकिरण है, कोई घन है, घन का विकिरण है, अर्थात घन के एक कोने से दूसरा कोना है तो घन का जो विकिरण होता है ना, घन के विकिरण की जो लंबाई होती है ना वो होती है √3 इंटू उसकी भुजा की लंबाई होती है। इस प्रकार से है तो इसके इस कोने से घन बनाए तो इसके इस कोने से इसकी ओर हो जाएगी। तो इसकी लंबाई है वो हम ज्ञात करेंगे तो √3a आएगी। हमें पता है रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, तो इतनी लंबाई पर उपस्थित आवेश कितना हो गया? इतना हो गया। तो फ्लक्स बराबर टोटल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया अधिकतम फ्लक्स। आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो आवेश दे रखे हैं Q और 2Q। ये Q है, ये 2Q आवेश है, इनके मध्य की दूरी में R मान लेता हूं। इन पर जो बल लग रहा है वो कितना है? F है, KQ इंटू 2Q बटे R²। ये हमें दिया हुआ है F बल। यदि इनके मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाता है, अर्थात ये जो दूरी R है
1 बटे आर स्क्वायर होता है, 1 बटे आर स्क्वायर, तो ये 1 बट्टा आर स्क्वायर है, तो ये बल है, जो नया बल आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूरी को आधी कर रहे हैं, उसका वर्ग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है माइनर टेस्ट का, फर्स्ट का 13वां क्वेश्चन, वो है किसी वस्तु को रगड़कर आवेशित किया जाता है, रगड़कर आवेशित किया जाता है। अरे रगड़कर आवेशित करेंगे ना तो वस्तु, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में द्रव्यमान, भाई वस्तुओं को आवेशित करेंगे ना तो इनके बाहर में क्या होगी, कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। जैसे धनावेशित होगी तो क्या होगी, धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यदि ऋणावेशित होगी तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा जो माइनर टेस्ट फर्स्ट था, इसके सॉल्यूशन हमने करवा दिया है, और नेक्स्ट संडे को भी माइनर होगा, हर संडे को आपका माइनर होगा।